गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे और हमने आपको कूलाम का नियम माध्यम में बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आइए देखते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता है आज हमारा टॉपिक। और हम इसे, है ना, आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग परावैद्युतांक भी कहते हैं। परावैद्युतांक ये क्या होता है सुनिए। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक स्थिरांक होता है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। और एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। दोबारा सुनिए इस परिभाषा को। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। और इसे एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। एप्सिलॉन आर से हम इसको व्यक्त करते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र है आपका, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो ही गया, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब माध्यम में कूलाम का नियम, माध्यम में कूलाम का नियम क्या होगा, ठीक है। तो माध्यम में कूलाम का नियम Fm बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके थे। तो यहां पर आप एप्सिलॉन की जगह वैल्यू रखिए, है ना। तो Fm बराबर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी जगह F लिख सकते हैं निर्वात में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। निर्वात में तो हो गया, तो क्या आया बताओ। तो ये आया Fm बराबर 1/एप्सिलॉन R इंटू F। और एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा F अपॉन Fm। मतलब ये निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का बल, निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का बल तथा माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम के बल का अनुपात, माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम के बल का अनुपात एक स्थिरांक कहलाता है, जिसे हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। एक स्थिरांक कहलाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा बताया हूं। यहां पर अपन ने क्या किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये दूसरी परिभाषा आ रही है ना परावैद्युतांक की, ठीक है।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन r² ले लिया। हमने निर्वात वाला जो सूत्र था ना Fm, उसको रख दिया। तो एप्सिलॉन r Fm बराबर हुआ F/एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r बराबर हो गया F/Fm। यानी निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का बल तथा माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम के बल का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका परावैद्युतांक टॉपिक था। एक बार आप इसे देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किताब में बेटा कुछ मटेरियल्स की यानी कुछ पदार्थों का परावैद्युतांक दे रखा था, तो हम शायद उसका आपको बता देते हैं कुछ का। देखिए, आप सोच रहे होंगे सर याद करना पड़ेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, याद रखें बस। हाँ, ये भी कुछ का ध्यान रख लें बस आप, हो जाएगा ठीक है ना। हाँ, ये मात्रकहीन और विमाहीन होता है, ये भी ध्यान रखें। इसका ना तो कोई मात्रक होगा, ना ही इसकी कोई विमा होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। चलिए, कुछ के मैंने कहा दे रखे हैं। तो माध्यम और यहां है उनके परावैद्युतांक। ठीक है, तो सबसे पहले हवा का होता है 1.00059। कांच का होता है 5 to 10, 5 से 10। पैराफिन मोम का होता है 2 से 2.5। आसुत जल का होता है 80। और सबसे बढ़िया है चालक, जिसको हम लोग सुचालक भी कहते हैं। इसका इंफिनिटी, क्योंकि चालकों में तो वैसे ही विद्युत धारा बह जाती है। एक बार मैं बता दूं आपको, पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था कि कॉपर का परावैद्युतांक होता है, तांबे का परावैद्युतांक होता है। तो तांबा सुचालक है, इसका परावैद्युतांक आप समझ गए होंगे, इसका परावैद्युतांक अनंत होता है। चलिए, हम आपको कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं। पहला अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल कराते हैं। आइए देखते हैं पहला अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल। ठीक, क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, देखिए। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों, दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके मध्य बल ज्ञात करो। उनके मध्य बल ज्ञात करो। आपको बल बताना, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा।
कि एक दूसरे से वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो गोलों पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, तो उनके मध्य बल ज्ञात करो। दो आवेशों के मध्य कूलाम का ही बल लगता है। तो देखिए Q1 बराबर कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 बराबर कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। बीच की दूरी R बराबर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। मीटर बनाएंगे तो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। लगाइए सूत्र, F बराबर कितना, K Q1 Q2 अपॉन R²। K की जगह 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह 2 × 10⁻⁷ और Q2 की जगह 3 × 10⁻⁷ और R² की जगह आएगा 0.3 × 0.3। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर आ जाएगा 100 और 3 से ये 9 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6। अब घातों को देखिए, 9 और 2 हो गए 11, ठीक है, और ये हो गए आपके -14। तो -14 प्लस के 11 यानी 3 आएगा, 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये बच्चों आप लोगों का क्या है, आंसर है पहले क्वेश्चन का। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम के नियम का सदिश रूप। आइए इसको स्टडी करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप। मात्रक और विभवाओं के बारे में भी शायद बात नहीं हुई, चलो पहले देख लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। मान लीजिए दो आवेश हैं, यह आपका एक XY तल है और इसमें दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। इनकी स्थिति सदिश है R1 और R2। Q1 आवेश का Q2 आवेश पे बल लगता है और Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर बल लगता है, यानी Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाता है और Q2 आवेश Q1 आवेश पर बल लगाता है। तो हमें यहां पर दो आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम का बल देखना है ना। तो आइए इसको देखते हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा। ये वैसे 11वीं क्लास में पढ़ा है अपन ने, वहां पर ये गुरुत्वाकर्षण के सदिश रूप के नाम से था। तो मैं आपको बता दूं, Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा और Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा। तो सबसे पहले Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगने वाला कूलाम बल, Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगने वाला कूलाम बल, तो जिस पर लगता है वो पहले जो रीजन होता है वो बाद में। तो ये होगा F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 के। देखिए लग 1 पे रहा है, लगा 2 रहा है, तो 1 2 जिस पर लगता है वो पहले जो रीजन होता है वो बाद में। आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं A के बराबर होता है A वेक्टर बटे मॉडुलस ऑफ A।
तो R12 के बराबर क्या होगा, R12 वेक्टर बटे मोड ऑफ R12। तो F12 वेक्टर बराबर क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर बटे मोड ऑफ R12। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए, स्क्वायर है और वो मोड है। स्क्वायर का एक गुण तो ये होता है कि अगर माइनस में भी मान होगा तो वो प्लस हो जाएगा, अगर कोई चीज माइनस में भी होगी तो उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। और मोड से मतलब ये है कि आपको सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो कितना आएगा बताओ आपका, ये आएगा F12 वेक्टर बराबर कितना आएगा, K Q1 Q2, और यहां पर आप क्या करना है, R12 निकाल लेना, और जो भी कुछ आए प्लस नहीं आएगा वैसे तो उसका क्यूब कर देना, और ऊपर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, समीकरण नंबर 1। ये है बेटा Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। अगर दोनों एक जैसी प्रकृति के हैं तो ये बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप निकालेंगे आप Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगने वाला पूरा बल। तो यहीं से लिख देता हूं मैं, देख लेंगे आप, है ना। तो Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा Q1 आवेश द्वारा लगने वाला कूलाम बल। तो अब लग रहा है 2 पर, तो ये F21 आएगा, क्या आएगा, F21, और F21 बराबर होगा K Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप, वही पहले की तरह, और वही R21 कैप को अपन लिख सकते हैं R21 वेक्टर बटे मॉडुलस ऑफ R2। तो डिसिप्लाई करके F21 वेक्टर बराबर क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21, जो भी कुछ आएगा R21 का उसका क्यूब कर देना। भाई ये लेना तो वैसे भी आपको प्लस में ही है, और ऊपर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 है। इस बार मैंने ये स्टेप ले लेके वो सीधी बता दी है, ठीक है। तो आप समीकरण 1 और 2 को ढंग से देखिए। समीकरण 1 व 2 से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि F12 वेक्टर बराबर आएगा माइनस के F21 वेक्टर। F12 वेक्टर जो है वो F21 वेक्टर के बराबर है, यानी कि मतलब ये है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगा रहा है दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगा रहा है। और ये एक तरह से देखा जाए तो गति के तृतीय नियम के अनुसार ही है। और ये लगेगा साहब इस तरफ, ऊपर लगेगा ना, तो F21, दिशा बाहर की तरफ है दोनों की। तो ये आप देखिए, ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप देखा जाए तो गति के तृतीय नियम की पालना कर रहा है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई विशेष ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, आराम से आ जाता है समझ। चलिए सर आगे चलते हैं। हाँ, मैं अभी इसको चालू करने से पहले आपसे मात्रक और विभवाओं के बारे में जिक्र कर रहा था, वो और बता दूं बेटा आपको, है। चलिए देखिए, हमने आपको कूलाम दिया था मात्रक और विमान दोनों की, मात्रक व विमान दोनों की बतानी है। सबसे पहले बतानी है मुझे कूलाम बतानी है। कूलाम बताना,
तो कूलम में क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K बराबर हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। K बराबर होगा F R स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो सबसे पहले मात्रक, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर, ये मात्रक होगा कूलम का। फिर आती है विमा। तो बल की मान क्या होती है, m1 l1 t - 2, ये बल की मान है। लंबाई की मान हो गई l/2 है। कूलम की आपको बता चुके हैं, a1 t1 और उसका स्क्वायर है तो a2 t2। तो फाइनल रिजल्ट क्या है बताओ, m1 l3 t - 4 और a - 2, ये आएगी सर इसकी। m1 l3 t - 4 और a - 2, ये विमा होगी सर आपकी किसकी, कूलम के तहत। अब इसी के तहत आपकी दूसरी और बतानी है हमको, और वो है विद्युतशीलता। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला है। तो डिसिंप्लाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई के। 4 पाई के तो वैसे भी कोई विमा नहीं थी, तो के की क्या विमा होगी, नहीं पहले मात्रक बताना है। देखो दिख ही रहा है आपको कि भाई देखो 4 पाई का तो कुछ नहीं है, 4 पाई तो एक नियत मान है। तो जब कोई नियत मान है तो उसकी तो कोई मात्रक नहीं होगा, लेकिन के उसका उल्टा है, तो उल्टा कर दीजिए आप, मात्रक हो जाएगा इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। और विमा बताइए, विमा भी बिल्कुल उल्टी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि m-1 l-3 t4 और t2, ये है सर आपका आंसर इसका। ये है बच्चों आप लोगों का इसका आंसर, ये इसका आंसर आएगा मात्रक और विमाओं को सॉल्व करते हुए, ये है बेटा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम आपको जो बताएंगे अगले टर्न पे, वो बताएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसे देखिए आप, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बहुत है बच्चों।